जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होता है उस फोर्स को पहले जो है क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कराना पड़ेगा, ये ब्रेक करेगा। उसके बाद फिर अगर इसको इसकी एनर्जी मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इजेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें मिलेगा। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया, मतलब कि इसको ब्रेक कराने के लिए, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों होगा। तो ये दोनों एनर्जी मिलकर के इसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराएगा। तो यही हमने उसमें देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया था। क्योंकि वेव जो है, वेव अगर हम किसी भी रेडिएशन को वेव अगर हम मान रहे हैं तो वेव में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि किसी मास पार्टिकल को इजेक्ट करा सके, मतलब कि उसमें डिस्प्लेसमेंट करा सके मास पार्टिकल को। ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है, सारे बॉगी को जो है आगे बढ़ा के रखता है, ये मास पार्टिकल है, ये भी मास पार्टिकल है। लेकिन वेव क्या होता है, वेव जो है, अब जैसे कि समुद्र में ऐसे वेव चलता है, वहां पर एक कागज का नाव बना के रखो, नाव उसी जगह रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ता है। रस्सी को ऐसे से करो, रस्सी को खेलते हो ना, यहाँ से बांध दो, रस्सी को ऐसे से करो, रस्सी थोड़ी आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। मतलब कि वेव जो है, वेव में किसी को डिस्प्लेसमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अगर वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी मास पार्टिकल का, उसमें मोशन हो रहा है, मोशन होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मोशन अगर हो रहा है, इट मींस कि जिसकी वजह से हो रहा है वो भी मास नेचर का होगा। तो यही हम उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सीखा। अब जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों जो हमने पढ़ा था, उसकी बेसिस पे, ठीक है, हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे अभी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। मतलब हमारा अभी टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को हमें क्या करना है, सीखना है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल को सीखने के लिए सबसे पहले तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। दूसरा आना चाहिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और तीसरा जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना होगा, मतलब कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना जरूरी है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना जरूरी है। उसके बाद स्पेक्ट्रम समझने की जरूरत है। स्पेक्ट्रम समझ, तब तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोर्स थ्योरी। तो ये सारे टॉपिक है जो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल को अचीव करना है। ठीक है, अब हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट डिस्कस किए हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये कैन बी एक्सप्लेन्ड कंसिडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations consists of
कैन बी एक्सप्लेन कंसिडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो हम इसको सेटिस्फैक्टरली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। जब तक पार्टिकल इन नेचर नहीं होगा तो हम इन दोनों फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, उसके बाद है डिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो रिफ्लेक्शन, ये सारे फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड considering electromagnetic radiations possesses wave properties। इसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ये होता है कि किसी सरफेस पर अगर लाइट जा रही है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में, इसमें मीडियम डिफरेंट नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें लाइट की बेंडिंग हो जाती है या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये आया यहाँ पर, ये मान लो कि एयर है, ये वाटर है, तो एक ये लाइन खींचो, ये इसकी बेंडिंग, अगर ये सीधी लाइट पड़ेगी, बेंडिंग कहाँ होगा, ये सीधी चली जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड में चेंजेस आ जाएगा इसमें। ऐसे भी है, वाटर में लाइट की वेलोसिटी घट जाती है, एयर में कुछ होता है, वाटर में कुछ होता है, वैक्यूम में कुछ होता है। तो ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। डिस्पर्सन क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वेव जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो आपस में स्प्लिट कर जाता है, जैसे प्रिज्म से निकालो किसी लाइट को तो वो स्प्लिट कर जाता है। व्हाइट लाइट को दो तो 7 कलर में होता है, जिसको कि विजुअल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है कि सेम वेव, इंटरफेरेंस होता है कि सेम, जैसे कि एक वेव है, एक ये वेव है, एक दूसरा वेव है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव जो होगा ये सेम फेज की है, ये सेम फेज की है, इसको कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, ये होता है डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव नेचर, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो हमने तो अब तक जो स्टडी किया है, जिसमें देखा है, अभी हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये पिछले क्लास में काफी इस पर स्टडी हुआ होगा आप लोगों की। तो इसमें क्या होता है कि इसकी तो हम कर लेते हैं, नया टॉपिक है यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे हम देख चुके हैं। हम इस दोनों के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो वेव इन नेचर का भी होता है एंड पार्टिकल इन नेचर का भी होता है। ये हम यहाँ पर कंक्लूजन कर सकते हैं।
उसमें जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जो फिनोमिनन है वही मैंने देखा। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड कंसिडरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोसेसेस पार्टिकल इन नेचर। और हमने ये भी देखा अभी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, interference can be explained considering electromagnetic radiation possesses wave nature। तो इससे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस का। तो इसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन, ये लाइन लिखा है कि सो कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन possesses dual nature, that is particle in nature and wave nature। ठीक है। अब पार्टिकल इन नेचर जब होगा, जब पार्टिकल इन नेचर कब होगा, जब रेडिएशन जो है इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, इंटरैक्ट करेगा किसी मैटर के साथ, मैटर के साथ। तो मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा, ठीक है ना। और ये डिस्पर्सन वगैरह तो बच्चे क्लास से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं आ रहे हो, जिससे कि एक्सप्लेनेशन हो जाता है इसकी। तो अब जो एनर्जी जो होगी, मान लो कि एनर्जी E इज इक्वल टू, पार्टिकल नेचर में हमने देखा था कि h न्यू होता है, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। 6.26 2 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हमने यहाँ पर एक ये भी देखा है कि E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, जिसको कि बोलते हैं आइंस्टीन्स मास रिलेशनशिप, आइंस्टीन्स मास, आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप इक्वेशन, ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को जब इक्वेट करोगे तो हमें मिलता है h nu is equal to mc स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ फोटोन है, m है मास ऑफ फोटोन, c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, e एनर्जी ऑफ फोटोन, E is equal to h nu यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से है, ये E is equal to mc स्क्वायर आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप से। और हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा था कि एनर्जी का जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, इससे अगर निकलेगा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों, इससे अगर निकलेगा ही तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में निकलेगा। दैट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते थे हम लोगों ने फोटोन बोला था, और इसकी जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू होता है h nu के बराबर, ये हमने उसमें देखा था। तो h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर, h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो है। अब यहाँ पर हमें मास निकालना है, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन क्योंकि पार्टिकल इन नेचर की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मास कितना होगा, फोटोन का मास कितना होगा, फोटोन मास ऑफ फोटोन कितना होगा, मास ऑफ फोटोन होगा कितना, ये हम हमारा टारगेट डिस्कस। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि m इज इक्वल टू हो जाएगा h nu अपॉन c स्क्वायर। न्यू c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होता है,
वेवलेंथ ये है यहाँ और ये दैट इज ये लैम्डा है, ये लैम्डा और ये ठीक है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ। और ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पर सेकेंड। तो सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे लेंगे तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो एम इज इक्वल टू क्या है, एच बाई सी स्क्वायर इंटू न्यू की जगह पर हम सी बाई लैम्डा लिख रहे हैं, सी बाई लैम्डा लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। सी बाई लैम्डा दिख रहा होगा। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, सी बाई लैम्डा m इज इक्वल टू ये c से ये स्क्वायर कट गया तो h बाय c ये आ गया। मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h अपॉन c बाई c लैम्डा, जहां पर m जो है वो मास ऑफ फोटोन है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है। तो यहां से हम मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ अब मैं न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। तो है अभी जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन, लिखते चलना, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो है दिए हुए क्या क्या है, क्वेश्चन से क्या क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले तो निकल के आ रहा है कि 600 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 600 नैनोमीटर। उसके बाद वेलोसिटी c जो है वो कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। और हमें निकालना है मास, मास निकालना है। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो मास निकालना है। तो अभी हम जस्ट देखे हैं कि m इज इक्वल टू होता है h अपॉन c लैम्डा। तो इसमें वेलोसिटी तो दिया ही हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, और h तो हम जानते ही हैं पहले से, निकल जाएगा इसके बेसिस पे। कंक्लूजन निकला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोसेसेस पार्टिकल इन नेचर एंड वेव नेचर। तो उसमें हमने देखा था ना कि m इज मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा, अभी जस्ट देखे थे ना। उसके बेसिस पे ये निकलेगा मास ऑफ फोटोन। m इज इक्वल टू h क्या है, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। मास इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो मास इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हमें वेवलेंथ डालना है, जो वेवलेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power minus 9 मीटर। तो 600 नैनोमीटर इज इक्वल टू जाएगा 600 into 10 to the power, यहाँ पर हम लिखेंगे 600 तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3.68 into 10 to the power minus 36
The kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 to the power minus 25 joule. ये kinetic energy. The mass of electron दिया हुआ है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो हमें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा होगा, कहीं भी मूव कर रहा होगा, या तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और अपने ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और उस मास का, उस इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है. तो किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो हमें निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी. मास एंड वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ यही एक इक्वेशन. हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑफ इलेक्ट्रॉन m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना, 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें. तो अब मैं क्या यहाँ पर कर सकता हूँ कि इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है. तो सबसे पहले तो इसे हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे. मास हमें निकालना है यहाँ पर. तो m is equal to 2 into ke on v square काइनेटिक एनर्जी 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल. जूल की जगह पर हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो है, सॉरी कैलकुलेट जो करना है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 into वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into के ऑन एन. इस इक्वेशन से निकालें v square is equal to 2 into ke kinetic energy upon mass. तो यहाँ पर क्या है कि 2 into 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल है. जूल जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल टू होता है F into S. S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. F का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर. हम यहाँ पर देख रहे हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल का एनर्जी की यूनिट है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ ये लिख दिए डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into minus 31 kg. तो ये 9.1 कट गया. अब ये kg से ये kg कट गया. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 to the power minus 25 ये ऊपर गया प्लस 31 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 10 to the power minus 6 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर लिखना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर. तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर.
10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हमें निकालना था वो आया 10 to the power 3 मीटर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा जब मोशन में होगा, अगर उसका मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है तो उसकी वेलोसिटी 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीज ऑफ वायलेट लाइट लैम्डा 1 इक्वल टू 4.10 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर एक वायलेट लाइट की वेवलेंथ दिया हुआ है। टू दैट ऑफ रेड लाइट की वेवलेंथ दिया हुआ है 6.56 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर। ये लैम्डा दिया हुआ है। हमें कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालने, और ये भी कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी कैरीड बाय देम, मतलब कि वायलेट लाइट जो एनर्जी कैरी करेगा उसका रेशियो किसके साथ, रेड लाइट की एनर्जी के साथ हमें इसका रेशियो। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है दोनों के लाइट का, क्योंकि वायलेट का भी और रेड लाइट का भी। वायलेट का वेवलेंथ दिया हुआ है, रेड लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन जो है उसका एक इक्वेशन होता है, C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। यहाँ पर जहां पर C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, एंड लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू हम अभी वायलेट लाइट के लिए फॉर वायलेट लाइट C is equal to lambda 1, C is equal to nu 1 into lambda 1। ठीक है। Again for red light C is equal to lambda, C is equal to nu 2 into lambda 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू न्यू 1 इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल टू न्यू 2 इंटू लैम्डा 2। न्यू 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू न्यू 2 लैम्डा 2, दोनों बराबर है। न्यू 1 डिवाइडेड बाय न्यू 2 जो पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लैम्डा 1 जो है वो वायलेट का है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। अब हमें लैम्डा 2 दिया हुआ है, क्या है 4 पॉइंट, लैम्डा 2 दिया हुआ है 6.56 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 जो दिया हुआ है वो है 4.10 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 to the power minus 5 से 10 to the power minus 5 कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो मिला हमें क्या 656 डिवाइडेड बाय 410। इसको और सिंपलीफाई हम कर सकते हैं 656 डिवाइडेड बाय 41 into 10 ऐसा लिख सकते हैं। अब 41 का पहाड़ा अगर हम 41 को इससे डिवाइड करते हैं 41 656
41 4 2 41 into 6 6 2 4 6 16 आ रहा है। 41 16 जा ये 6 by 6 हमें जो मिला वो 16 डिवाइडेड बाई 10 मिला, जिसे हम और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं 1.6। रेशियो क्या आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 1। तो हमें जो ये जो मिला अभी इक्वेशन वो 1.6:1 ये रेशियो। फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1.6:1, फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1.6:1। एनर्जी मतलब कि उस लाइट के द्वारा जो एनर्जी कैरी की जा रही है उसका रेशियो निकालना है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ वायलेट लाइट having lambda 1 4.10 into 10 to the power minus 5 centimeter and energy with lambda 2 that is red light having wavelength 6.56 into 10 to the power minus 5 centimeter each। हम जानते हैं कि एनर्जी E is equal to होता है h nu। एनर्जी एसोसिएटेड विथ वायलेट लाइट h nu, एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेड लाइट h nu। यहाँ पर चूंकि लैम्डा 1 दिया हुआ है तो हम h nu1 लिख देंगे और एनर्जी E1 लिख देंगे फॉर वायलेट लाइट एंड फॉर रेड लाइट E2 is equal to लिखेंगे h nu2। H दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। अब हमें कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है। रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है मतलब कि वायलेट लाइट की एनर्जी डिवाइडेड बाय रेड लाइट की। वायलेट लाइट की एनर्जी कितना है E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू h nu1 डिवाइडेड बाय h nu2 h कट गया। एनर्जी E1 अपॉन E2 इज nu1 अपॉन nu2 और nu1 अपॉन nu2 जस्ट अभी हम निकाले हैं वो कितना आया है 16 डिवाइडेड बाय 10 मींस कि 1.6:1 सेम। फ्रीक्वेंसी का रेशियो एंड एनर्जी का रेशियो बोथ विल बी सेम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड थे, जिसमें कि अभी रियली में ये क्वेश्चन जो है वो दोनों को दिखा रहा है। C बराबर न्यू लैम्डा ये हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट को यूज कर रहे हैं और एनर्जी E इज इक्वल टू हम h न्यू जो दे रहे हैं ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से दे रहे हैं।